हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 5 को टारगेट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 का पूरा लेक्चर दिया है, पूरा टॉपिक्स कवर अप किया है। फिर यूनिट 3 के जो मोटिवेशन है उसको पूरा कवर अप किया है, तो आप लोग उसका वीडियो भी देख सकते हैं। फिर यूनिट नंबर 2 के बहुत सारे टॉपिक्स, फिर लीडरशिप के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं यूनिट नंबर 5 को लेने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया था कि सर आप यूनिट 5 को कवर अप कीजिए, क्योंकि हम लोग को समझने में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो देखो, इसका नोट्स जो है आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे फ्रीली मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। पहला हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 5 पे। तो देखो, यूनिट का नाम क्या है? कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट। ठीक है, अभी कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? राइट डाउन कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट। ये बोलता है, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज बोलता है कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का मतलब क्या था? ऑलरेडी हम लोग ने यूनिट नंबर 1 पे पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स बाय विच वी कैन इंक्रीज आवर सेल्स बाय परफॉर्मिंग आवर एक्टिविटीज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। राइट, या फिर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जो भी है आप लोग का मतलब। कोई भी इंसान से अगर हम लोग अपना काम करवा रहे हैं एज पर मेरी परकर फॉलेट, उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हमारे मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसका नाम बोला गया है कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज। क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? तो देखो, पहला हम लोग का क्या है? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? देखो, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अलग अलग। राइट, देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई कोई जैसे मान के चलो, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, राइट, कोई दूसरे बैकग्राउंड से आया है, कोई बाहर की कंट्रीज से आया है। क्या उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है? एग्जैक्टली करता है, क्योंकि इंसान टू इंसान जैसे हम लोग का काम करने का तरीका अलग होता है। सिमिलरली एक इंसान का जो एक रिलीजन है, उससे भी उसके काम में फ़र्क आता है। राइट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इंसान को लेके चलते हैं, तो इंसानों को बिहेवियर को अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं तो वर्कफोर्स को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए कहावत है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। राइट, तो देखो डायरेक्टली चलते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में क्या लिखा है। देखो, मैनेजिंग ए डाइवर्स वर्कफोर्स with people from different backgrounds, cultures and generations can present challenges in communication, collaboration and understanding. Managers need to foster inclusivity and create an environment where everyone feels valued and respected. ये बोलते हैं, अगर हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में देखो अलग अलग इंसान आएंगे, राइट, बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आएंगे, उनके कल्चर अलग होंगे, राइट, तो उनका कम्युनिकेशन में हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि हर एक इंसान को वैल्यू किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग का पहला क्या है? इशू है हम लोग के मैनेजमेंट में। इसके बाद क्या है? देखो आप लोग का रिमोट वर्क। रिमोट वर्क का मतलब क्या है? देखो, वो टीवी वाला रिमोट नहीं है। ठीक है, देखो, टाइप्स ऑफ रिमोट वर्क स्पेशली एक्सेलरेटेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक brings challenges in managing teams spread across different locations. Managers need to ensure effective communication, maintain team cohesion, and address issues like work-life balance and mental well-being. तो देखो, कोरोना आने के बाद, कोरोना जब आया था 2020 में, उसके आने के बाद इंडिया में जैसे वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर शुरू हुआ है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग को एम्प्लॉयज़ मिल ही जाएंगे आज के प्रेजेंट जनरेशन में कि आप लोग घर में बैठ के काम कर सकते हो। लेकिन वो जो वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं, उनको जो सैलरी दिया जा रहा है, उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग के लिए एक मेजर इश्यूज है। देखो, अगर कंपनी में आते तो हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि अच्छे काम कर रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, चलो ठीक है। अगर घर में है, उसने बोल दिया कि उसका तबीयत खराब है, राइट, लेकिन घर में सो रहा है वो, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और कभी कभार तुम लोग का जैसे देखो, इस चीज़ में हम लोग इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। कभी कभार मीटिंग के बीच में कोई इंपॉर्टेंट बात के बीच उसका इंटरनेट ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम आएगा कि नहीं। तो यही एक चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये जो रिमोट वर्क फैसिलिटी जो हम लोग दे रहे हैं आज के प्रेजेंट जनरेशन में, ये हम लोग के लिए एक मेजर इश्यूज़ है। ये भी हम लोग को ध्यान देना है। इसके बाद देखो क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एग्जैक्टली, आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, कल जाके वो यूज़ होगा क्या? उससे और एडवांस आएगा। राइट, आप लोग जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, क्या आप लोग जन्म के बाद जो आप लोग का पहला फ़ोन था उसके बाद वही यूज़ कर रहे हो क्या? ऐसा तो नहीं है। आप लोग
अलग अलग फ़ोन यूज़ कर रहे हो, नए नए टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हो, कभी 2G तो 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, राइट। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसका भी एक हम लोग के लिए क्या है, एक इशू है मैनेजमेंट के लिए। देखो क्या है, रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। तुम लोग तो कितने सारे आंसर आई गेस AI की मदद से भी तुम लोग ने निकाला होगा। फिर ऑटोमेशन एंड बिग डाटा आर रीशेपिंग हाउ बिजनेस ऑपरेट। Managers need to adapt to these changes, understand their implications, and harness technology to improve efficiency and innovation while also addressing concerns like job displacement and data privacy. एक्चुअली हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, हम लोग को उसको एडॉप्ट करते रहना पड़ेगा, वरना हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ ये बोलते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी में जितने भी चेंजेस आते हैं, ये हम लोग के लिए एक मेजर इशू है, राइट। हम लोग के लिए एक कंटेम्प्रेरी इशू है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है आप लोग का एथिकल डिलेमास। इसका मतलब क्या है, देखो, विथ इंक्रीज स्क्रूटनी ऑन कॉर्पोरेट एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर्स फेस डिलेमास related to ethical decision making, sustainability and corporate governance. They must navigate complex ethical issues, uphold integrity and ensure that their actions align with societal expectations and values. देखो, आज के प्रेजेंट जनरेशन में बहुत एथिकल बहुत चीज़ें हैं, राइट। एथिकली करेक्ट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों में एथिकली हम लोग रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो चीज़ का भी हम लोग को ध्यान देना है, राइट। हम लोग के लिए क्या है, एक मेजर इशूज़ है हम लोग के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है आप लोग का ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन LPG पॉलिसी के तहत आया था 1991 के बाद, LPG पॉलिसी के अंडर। देखो क्या है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ऑपरेटिंग इन ए ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर मैनेजर्स। They need to navigate cultural differences, legal frameworks, and market dynamics across borders, while also addressing issues like supply chain disruptions, geopolitical risks, and international regulations. देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ये जो एक इनविजिबल वॉल था पहले, कि हम लोग बाहर जाके कुछ बेच नहीं सकते, दूसरे कंट्री में बेच नहीं सकते, दूसरे कंट्री का सामान नहीं ला सकते, इसको रिमूव कर दिया गया है एज पर LPG पॉलिसी। लेकिन ये जो रिमूव हुआ है, हम लोग अभी बाहर से कुछ मंगवा सकते, कुछ भेज सकते, इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ हम लोग के लिए प्रॉब्लम्स भी आ रहा है, उसको भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कल्चरल डायमेंशंस भी है ना। तो वहाँ के कल्चर के लोग यहाँ पे जब आते हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर वो लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, बाहर के लोग आके यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, जो हम लोग ने वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में भी पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है आप लोग का कि चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में क्या है, देखो आप लोग का, इन टूडेज फास्ट पेस बिजनेस एनवायरनमेंट, चेंज इज कॉन्स्टेंट. Managers must effectively lead their teams through organizational changes, whether it's implementing new technologies, restructuring or adapting to market trends. ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, या फिर मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो हम लोग को उस चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, राइट। जैसे नोकिया का एग्जांपल लेते हैं। हर एक कंपनी क्या कर रहा था, स्मार्टफोन बना रहा था, राइट। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग स्मार्टफोन नहीं बनाएंगे। अभी रिसेंटली एक बार बनाया था, लेकिन इसके पहले नहीं बनाया था। तो उन्होंने ये जो चेंज आया उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसके लिए वो लोग को अभी भुगतना पड़ रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एंड है नोकिया कंपनी। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके बाद देखो क्या है आप लोग का टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट में क्या है आप लोग का, देखो, अट्रैक्टिंग, रिटेनिंग एंड डेवलपिंग टॉप टैलेंट इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. Managers need to create a supportive and engaging work environment, provide opportunities for growth and development, and implement effective talent acquisition and retention strategies to build a skilled and motivated workforce. ये बोलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को टैलेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई एक एम्प्लॉय आया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास बहुत सारा स्किल है, तो हम लोग को उसको रिटेन करके रखना पड़ेगा, मतलब उसको जाने नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है फिनेंशियली, फिर उसका अगर रेम्यूनरेशन बढ़ाना है, राइट, उसको कोई चीज़ का ज़रूरत है, ठीक है, तो हम लोग को उसको रिटेन करके रखना चाहिए। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक स्किल्ड इंसान आया है, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट है, तो उसका ध्यान हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद और एक पॉइंट लेते हैं, इसके बाद आप लोग 2-3 पॉइंट आप लोग खुद से पढ़ लेना। तो देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखो, फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, नेशनल फेस वेरियस क्राइसिस दैट रिक्वायर effective management. Managers must be prepared to respond swiftly, communicate transparently, and mitigate risks to minimize the impact
ऑन द बिजनेस एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स। ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्राइसिस आ सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, नेचुरल डिजास्टर का थ्रेट हो सकता है, तो हम लोग को उसको अच्छे से डील करना पड़ेगा। देखो ये आंसर जो है ना आप लोग को जो क्रिटिकल लगा, मैं समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो कि इसमें क्या क्या लिखना है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग को वो सब इश्यूज लिखने हैं, मतलब वो सब प्रॉब्लम्स लिखने हैं जो आज के ज़माने में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या फिर मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट चैलेंजेस इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट फोकसिंग ऑन डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, एआई एंड ग्लोबलाइजेशन अनसर्टेनिटीज। देखो डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है, देखो हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग को डिजिटली लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस विदाउट इंटरनेट ही काम करें। आज के ज़माने में अगर हम लोग डिजिटल नहीं हो रहे, हमारे कंपनी को डिजिटली लेके नहीं जा रहे, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यही बोला है कि आज के प्रेजेंट जनरेशन में ये डिजिटाइजेशन में क्या क्या मेजर चैलेंजेस आता है, डिजिटली जाने से हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। देखो पहले डिजिटाइजेशन में क्या क्या चीज़ है, देखो आप लोग का, देखो पहला क्या है आप लोग का, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है, देखो पहला प्रॉब्लम जो हम लोग को डिजिटाइजेशन में होता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को समझना क्या क्या है। देखो देखो क्या है, many businesses struggle to grasp the full scope and impact of digitization on their operations. This include transitioning from traditional paper-based processes to digital platforms. Exactly, देखो हमारे इंडिया में जैसे ये यूपीआई जो आया, गूगल पे, फ़ोन पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए पहले स्टार्टिंग में कितना प्रॉब्लम हो रहा था, राइट। सिमिलरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटली जाना चाहता है, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको पता है कि खाते में लिखना है, उनको एक्सेल शीट कुछ भी नहीं पता। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं डिजिटली जाने में, राइट। तो ये चीज़ का हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। पहला हम लोग का क्या चैलेंजेस है डिजिटाइजेशन में, मैनेजमेंट का क्या है, आप लोग का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को समझना। फिर इसके बाद देखो क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में होता है, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी का कंसर्न देखो क्या है, विथ इंक्रीज डिजिटाइजेशन कम्स ए हायर रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट्स। मैनेजिंग एंड मिटिगेटिंग दिस रिस्क रिक्वायर्स ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ऑनलाइन में हैक होने का चांसेस रहता है, बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, तो हम लोग को उस चीज़ का ध्यान देना है। देखो डिजिटली आप लोग कर रहे हो, आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, आप लोग को पता है ना कभी भी आप लोग का अकाउंट हैक हो सकता है अगर आप लोग ने ऑथेंटिकेशन अच्छे से करके नहीं रखा है तो, राइट। सिमिलरली एक ऑनलाइन में आप लोग बिजनेस कर रहे हो, आप लोग ने वेबसाइट बनाया, बहुत अच्छे से आप लोग ने वेबसाइट बनाया, डिजिटल पेमेंट बनाया, लेकिन अगर कोई उसको हैक कर देता है तो साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स आएगा कि नहीं, एग्जैक्टली आएगा। तो यही आप लोग का एक मेजर थ्रेट है। इसके बाद देखो स्किल गैप। एग्जैक्ट देखो क्या है स्किल गैप। ऑफकोर्स एक इंसान है जिसको अच्छे से डिजिटल प्लेटफॉर्म का नॉलेज ही नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, ऑनलाइन बिजनेस करना या फिर ऑनलाइन वे में अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना आसान होगा क्या, एग्जैक्टली नहीं होगा। तो देखो यही लिखा है, नॉट ऑल एम्प्लॉयज आर इक्विप्ड विद द डिजिटल स्किल्स। उसको स्किल ही नहीं है, राइट, उनको स्किल ही नहीं है। Needed to thrive in a digitalized environment, management must invest in training and upskilling programs to bridge this gap. ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनको वो स्किल सिखाना पड़ेगा। अगर वो लोग उनको ये स्किल सिखाएंगे तब जाके उनको आएगा, राइट। हर किसी को तो डायरेक्टली स्किल नहीं आता, राइट। ये कंप्यूटर चलाना, कैसे एक्सेल शीट बनाना है, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटली लेके जाना है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो आप लोग का ऑटोमेशन एंड एआई। इसमें क्या है, देखो एआई तो आप लोग को पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो ऑटोमेशन एंड एआई में क्या है आप लोग का, जॉब डिस्प्लेसमेंट कॉन्सर्न्स। इसमें क्या है, देखो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेशन एंड एआई टेक्नोलॉजीज कैन लीड टू फियर्स ऑफ जॉब लॉस एमंग एम्प्लॉइज। एग्जैक्टली देखो एआई आ गया है, बहुत सारे जॉब के लिए एक थ्रेट है कि नहीं, क्योंकि उनका जॉब चला जाएगा। जैसे कंटेंट राइटर का जॉब, राइट। पहले लोग लिख के देते थे आप लोग को कुछ भी चीज़ लिखना है, लेकिन एआई के मदद से आप लोग एक भी प्रॉम्प्ट लिखोगे चैट जीपीटी में तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो ये हम लोग के लिए क्या है, ये हम लोग के लिए एक मेजर थ्रेट है ऑटोमेशन एंड एआई में, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, इंटीग्रेशन चैलेंजेस। इंटीग्रेशन चैलेंजेस में क्या है आप लोग का, देखो इंटीग्रेटिंग ऑटोमेशन एंड एआई सिस्टम्स इनटू एग्जिस्टिंग वर्क फ्लोज कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। एग्जैक्टली देखो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा था, लेकिन तुमने जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन में बोला कि सर नहीं, हम लोग एआई को लाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। जो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल चल रहा था वहाँ पे तुम एआई घुसाना चाहते हो, तो पहले कुछ दिन तो प्रॉब्लम होगा ही, राइट। जैसे हम लोग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एडॉप्ट करने के लिए टाइम लगा कि नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम एक दिन में तो नहीं बना, विद टाइम जा जाके वो बना है, राइट। इसके बाद देखो आप लोग का सेम एथिकल कंसिडरेशंस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई में भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि एथिकल कंसिडरेशंस आ जाते हैं जो हम लोग के लिए एक थ्रेट होता है। देखो क्या है, as AI becomes more prevalent in decision making processes, ethical consideration around bias, transparency and accountability become increasingly important। ये सब चीज़ भी हम लोग के लिए एक थ्रेट होता है। आप लोग का क्या है, ग्लोबलाइजेशन अनसर्टेनिटीज। ग्लोबलाइजेशन अनसर्टेनिटीज में आप लोग का क्या है, देखो पहला है आप लोग का जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि स्टेबल नहीं है। देखो तो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आप लोग का क्या होगा, देखो पॉलिटिकल टेंशंस एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर बिजनेस ऑपरेटिंग इन ए ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। एग्जैक्टली, अगर तुम्हारे देश में मान के चलो कि वार चल रहा है, वार होने का चांसेस है, तो कोई आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? जैसे जैसे पाकिस्तान में कुछ महीने पहले क्राइसिस था, फूड क्राइसिस था, तो वहाँ पे जाके कोई बिजनेस करना चाहेगा क्या? वहाँ पे खुद के खाने का वो लोग का क्राइसिस हो रहा है, वहाँ पे कोई जाके क्यों बिजनेस करेगा? राइट, कोई पागल ही होगा कि वहाँ पे जाके बिजनेस करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्रेट है हम लोग का ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग का जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आप लोग का क्या है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस। ठीक है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस में क्या होता है, देखो ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स, making businesses more vulnerable to disruptions such as natural disasters, pandemics or geopolitical events. Effective risk management and contingency planning are essential। ये बोलते हैं देखो ग्लोबलाइजेशन के कारण हम लोग इस देश से उस देश में सामान भेज सकते हैं, राइट, लेकिन बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर के कारण या फिर हम लोग के जो सप्लाई चेन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, उस देश का नियम अलग है, उस देश का नियम अलग है, तो इसके कारण भी हम लोग के लिए बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आते हैं, मतलब चैलेंजेस आते हैं। ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान देना है। तो देखो इसके बाद क्या है, कल्चरल एंड रेगुलेटरी डिफरेंसेस। ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दोनों देश का कल्चर अगर अलग होगा तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम होगा कि नहीं। देखो क्या लिखा है, ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज मीन्स नेविगेटिंग डाइवर्स कल्चरल नॉर्म्स एंड रेगुलेटरी environments, management must develop cross-cultural competence and ensure compliance with local laws and regulations। मतलब देखो ये वही है जो मैंने थोड़ा देर पहले आप लोग को बोला कि उस देश का नियम अलग है, उस देश का नियम अलग है, जिसके कारण भी क्या होता है, पहले हम लोग के सप्लाई चेन को इफेक्ट कर रहा था, ये हम लोग के लिए एक थ्रेट था, तो ऑफकोर्स ये हम लोग के लिए एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक थ्रेट है। ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान देना है। उसके बाद देखो हम लोग का क्या है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। इसमें क्या है, देखो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी encompasses the variety of differences among individuals within an organization workforce. These differences can include but are not limited to race, gender, age, ethnicity, sexual orientation, religion, disability, educational background, socio-economic status and more। ठीक है, हम लोग का वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, जहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, मतलब चेंजेस, राइट। ये चीज़ का हम लोग को ध्यान देना है। तो देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होने से हम लोग के लिए क्या फ़ायदा है। तो देखो पहला है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली, अलग अलग लोग अगर रहेंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग देश के लोग अगर रहेंगे, तो उससे हम लोग का क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होगा, राइट। इसके बाद आप लोग का क्या होगा, हम लोग का जो डिसीजन मेकिंग होगा वो हम लोग का इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। क्योंकि क्या होगा, हम लोग के पास डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होगा, अलग अलग अप्रोच का हम लोग को पता चलेगा, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग का डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या है आप लोग का एनहेंस्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये क्या बोलता है, देखो इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस वेयर ऑल एम्प्लॉइज फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड टेंड टू हैव हायर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, राइट। ये चीज़ भी क्या है, हम लोग के लिए वर्क प्लेस का इंपॉर्टेंट बताता है। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, बेटर कस्टमर रिलेशन। एग्जैक्टली, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, बेटर कस्टमर रिलेशंस होगा। देखो ए डाइवर्स वर्कफोर्स कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विथ ए ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर्स लीडिंग टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। एग्जैक्टली, राइट। इसके बाद देखो लास्ट क्या है आप लोग का, लीगल एंड एथिकल कॉम्प्लायंस। ये क्या बोलता है, देखो एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी इन ए वर्क प्लेस नॉट ओनली प्रमोट्स फेयरनेस एंड इक्वेलिटी but also helps organization comply with legal and ethical standards related to diversity and inclusions। ठीक है, हम लोग को एक चीज़ पता चल गया कि वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देखो सेम ही है कि बेनिफिट्स ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, सेम देखो मीनिंग सेम ही होगा, इंक्रीज इनोवेशन, एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब वही डिसीजन मेकिंग, फिर बेटर डिसीजन मेकिंग, फिर क्या है आप लोग का इम्प्रूव एम्प्लॉय मॉरल एंड रिटेंशन, फिर एनहेंस रेपुटेशन। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग का क्या है कि हमारे वर्क प्लेस के डाइवर्सिटी में हम लोग का क्या क्या चैलेंजेस होता है। ठीक है, चैलेंजेस में देखो पहला क्या है आप लोग का कम्युनिकेशन बैरियर। अगर अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग देश के लोग आ रहे हैं,
इससे क्या होगा, हम लोग का पहला क्या होगा डिसएडवांटेज या फिर चैलेंजेस बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा, राइट। इसके बाद क्या है, देखो आप लोग का रेजिस्टेंस टू चेंज, वो लोग चेंज होना ही नहीं चाहेंगे। कोई भी काम अगर हो रहा है वो लोग चेंज ही नहीं करना चाहेंगे। देखो क्या है आप लोग का, सम एम्प्लॉइज में रेसिस्ट डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स ड्यू टू फियर ऑफ द अननोन, डिस्कम्फर्ट विद चेंज और कंसर्न्स अबाउट परसीव्ड थ्रेट्स टू देयर स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, अनकॉन्शियस बायस। ये भी हम लोग के लिए क्या है, एक चैलेंज होता है। देखो क्या है आप लोग का, implicit biases and stereotypes can influence decision making processes, hiring practices and interpersonal interactions, posing challenges to create a truly inclusive workplace। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, जो हम लोग का इस यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। क्या आप लोग का, राइट डाउन द मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग का जो पहला क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा उसके साथ सिमिलर है। तो पहला देखो आप लोग का क्या है, पहला चैलेंजेस क्या है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी टेक्नोलॉजी का जो जितना भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है, वो हम लोग के लिए एक मेजर थ्रेट है या फिर चैलेंजेस है हमारे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दी 21st सेंचुरी। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग सेम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेम ग्लोबलाइजेशन भी हम लोग के लिए एक मेजर चैलेंजेस है। ठीक है, हम लोग ने थोड़ा देर पहले ही इसको पढ़ा है, तो आप लोग को मैं रिपीट नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो आप लोग का मेजर चैलेंजेस में फोर्स डाइवर्सिटी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस में जितना डाइवर्सिटी होता है वो हम लोग के लिए एक मेजर चैलेंजेस है, जो हम लोग ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि चैलेंजेस और वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। तो ये हम लोग के लिए एक मेजर थ्रेट भी है, चैलेंजेस भी है हम लोग के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन द 21st सेंचुरी। ठीक है। फिर क्या है आप लोग का, देखो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक में क्या लिखना है, देखो आप लोग का डेमोग्राफिक शिफ्ट सच एज एजिंग पॉपुलेशन and increasing ethnic diversity pose challenges for managers in terms of talent acquisition, retention and succession planning। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी डेमोग्राफिक्स में चेंजेस आता है उसके कारण भी हम लोग के मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर देखो वर्क लाइफ को बैलेंस करना, वो भी हम लोग के मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज है इन दी 21st सेंचुरी। देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉयज वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस एंड सीक फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स टू एकोमोडेट देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एग्जैक्टली, वो लोग अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि सुबह कभी भी काम में चले जाए, शाम को लेट से जाए। वो लोग को अपने लाइफ के साथ अपने वर्क को बैलेंस करके रहना है, जो हम लोग के मैनेजमेंट के लिए 21st सेंचुरी में एक मेजर चैलेंज है। ठीक है। देखो हम लोग का मेजर चैलेंजेस क्या है, आप लोग का साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे हम लोग डिजिटाइजेशन में पढ़ा था कि साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हम लोग का क्या होता है, एक मेजर चैलेंज हो जाता है हम लोग के 21st सेंचुरी में। ठीक है। देखो आप लोग का लास्ट पॉइंट, ठीक है, मैं बाकी का पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर ऊपर वाला जो आंसर है उसको भी लिख दोगे तो वो मोर देन इनफ है। लोग के लिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखो सस्टेनेबिलिटी आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी बना रहे हो, राइट। एनवायरनमेंट को हार्म करके आप लोग कुछ भी नहीं बना सकते। ये भी हम लोग के लिए एक मेजर चैलेंज है हम लोग के 21st सेंचुरी में। तो ये चीज़ का भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। और भी 2-3 पॉइंट है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने सारे पॉइंट्स है जो मैंने डिस्कस किया है, अगर आप लोग इसको भी अगर मेजर चैलेंजेस में लिख दोगे तो वो भी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग को एकदम चिंता नहीं करना है। ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। एंड ऑफकोर्स आप लोग को क्या करना है, आपको अपना कलम, किताब और फ़ोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।